डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की चौथी इकाई हिंदी में विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है और विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं और इसके प्रयोग कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। आपने कभी जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें किस बात पे ज़्यादा जोर देना है, किस बात पे हमें जोर नहीं देना है, किस बात को हमें विशिष्ट रूप में दिखाना है, किस में हमें थोड़ा कम समय लेना है, इन सब स्थितियों में हम बोलने में अपने भाव की सहायता लेते हैं। लेकिन जब यह लिखित रूप में आता है तब हम कैसे लिखें इसे, तो इसके लिए हमारे व्याकरणविदों ने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने के लिए या कथन पर बल देने के लिए, कुछ वाक्यों में आए हुए शब्दों को विशेष रूप से दिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता हमें किसी भी भाषा भाषाई कौशल को दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। भाषा के वाक्यों के गठन अच्छे तरीके से हों, उसके लिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। और कभी अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए, इसके लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्याख्यान हो रहा है और किसी को समय दी गई हुई है कि किसी को एक समय सीमा दी गई है कि आपको 5 मिनट के अंदर ही अपना व्याख्यान जो है वह समाप्त करना है। तो मान लीजिए कि आपने भाषा ऐसे लिख करके उनको एक पर्ची थमा दी। जब उनका समय ज़्यादा हो रहा है व्याख्यान देने का, तो हमें उनको यह संदेश पहुंचाना है कि अब आप थोड़ा इसे कम कीजिए या रुक जाइए, मत बोलिए, इस तरीके से बोलना है। तो अगर हम उन्हें बोल सकते तो बोल करके तो भाव को प्रकट कर लेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें पर्ची लिख करके दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? रुकिए, मत बोलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया तो होता है रुकिए, अब मत बोलिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कॉमा ना लगा करके हमने यहाँ पे कॉमा लगाया तो क्या होगा? रुकिए मत बोलिए, यानी कि आपको बोलते रहिए। तो इसका भाव जिसके पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, इसका उल्टा पहुंच गया, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि आपके दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो और वो बातों का कि वाक्य युद्ध हो, एक तरीके से हो रहा हो, तो उनको अगर आप बोलेंगे कि रुकिए मत बोलिए तो झगड़ा हो सकता है कि शांत हो जाए। लेकिन अगर आप तीसरे व्यक्ति हैं और उनको बोल रहे हैं कि रुकिए मत बोलिए, तो झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपका दोस्त आपसे रूठा हुआ हो या कुछ कारणवश वो जा रहा हो आपसे रूठ करके या झगड़ करके जा रहा हो, तो आप अपने दूसरे दोस्त को कहते हैं रोको मत, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो उसे, वो बुरा मान रहा है, उसे मानने दो। या फिर उसे बोल रहे हैं रोको मत, जाने दो, यानी कि आप उससे सुलह करना चाहते हैं। तो अर्थ का अनर्थ होने से हमें जो है विराम चिन्ह बचाती है। तो यहाँ पे देखिए, रोको मत, जाने दो, यानी कि रोको उसे, यहाँ पे हम रुक गए, रोको मत, जाने दो। इसका भाव अगर आप बोलेंगे तो आ रहा है, लेकिन लिखित रूप में हमें इस अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा, रोको मत, जाने दो। अगर हम अल्प विराम को यहाँ पे लिखेंगे, रोको मत, जाने दो, ठीक है। तो इसलिए
विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है हमारे भाषा में कि उसका अर्थ का अनर्थ ना हो और कोई भी बात हम आसानी से समझ सकते हैं। हम जैसे उपन्यास पढ़ते हैं, हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उसके भाव को हम कैसे समझते हैं, इसी तरीके से समझते हैं विराम चिन्हों की समझदारी को अपनाते हुए, जानते हुए। तब हम कोई अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तब हम उसका सही सही आनंद ले पाते हैं, या वह पाठ्य पुस्तक हम तक सही से संप्रेषित हो सकती है। विराम चिन्ह होते कितने हैं? तो विराम चिन्ह वास्तविक रूप से 13 होते हैं और मुख्य रूप से विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो हैं पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं, अर्ध विराम, सेमी कॉलन कहते हैं, उपविराम, कोलन कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में जो विराम चिन्ह लगते हैं उन्हें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह कहते हैं। विस्मयादिवाचक विराम चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, निर्देशक चिन्ह होते हैं और विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड। कोष्टक होते हैं, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई की आकृति होती है। किसी भी वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि इस तरीके की लाइन लगाई जाती है, किसी भी, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, यानी कि पूर्ण, यह वाक्य पूर्ण हो गया है, इसलिए उसका नाम हम पूर्ण विराम रखते हैं। पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? तो पूर्ण विराम सिर्फ प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़ करके बाद बाकी सभी वाक्यों के अंत में जो है वह पूर्ण विराम लगता है। दूसरा, साधारण जो भी साधारण वाक्य होंगे उनके अंत में पूर्ण विराम लगेगा। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, इसके अंतर्गत पूर्ण विराम यहाँ लगा, ठीक है। ये साधारण वाक्यों के साथ में लगता है और वाक्य के पूर्ण होने के बाद लगता है। उसी तरीके से अब देखते हैं अल्प विराम। हम जो भी हम भाषा पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम अल्प विरामों का ही प्रयोग करते हैं। एक तरीके से देखें तो जैसे बोलने वाला व्यक्ति अगर थोड़ी देर ठहर करके कुछ बोलता है तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। इसमें क्या है कि पूर्ण विराम से कम समय के लिए और वाक्य के मध्य में अगर हम रुकते हैं तो इसे हम अल्प विराम करते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं अगर हम, तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे वो आप जो आपको पूर्व में उदाहरण दिया है वह आप देखें तो आपको पता चलेगा, रोको मत जाने दो, तो रोको के वहाँ पे हमने एक कॉमा लगाया था, और रोको मत जाने दो तो मत के बाद लगाया, तो मत के बाद हम जहाँ कॉमा लगा रहे हैं वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो अल्प विराम का मतलब कॉमा, और थोड़ी देर के लिए अगर हम रुक करके अपने वाक्य को पूर्ण करते हैं तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी बोलने लगे, तो सवेरा हुआ के बाद हमने लगाया अगर, तो यहाँ पे हमें थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद पक्षी बोलने लगे। इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि सवेरा हो गया है, अब पक्षी बोलने लगे। अगर हम ऐसे ही बोले तो सवेरा हुआ पक्षी बोलने लगे, ऐसे अगर, तो ये साधारण वाक्य लगता है। अगर हम बोलते हैं सवेरा हुआ पक्षी बोलने लगे, तो यह भाषा जो है वह भाषाई कौशल को दर्शाता है कि आपको भाषा अच्छी तरीके से बोलनी और लिखनी आ रही है। दूसरा है कि शब्द के मध्य में अगर हम किसी भी वाक्य से अलग करते हैं, 2 वाक्यों को शब्द के मध्य में रुक करके, तो उसके लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चलिए मैं आती हूँ, तो यह वाक्य हम यह और यह 2 वाक्य है। 2 छोटे छोटे वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो एक इसी से जो है ना, कॉमा से, अल्प विराम से जोड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको वह वाक्य अच्छी तरीके से संप्रेषित हो जाती है। तीसरा है अल्प विराम का प्रयोग। कभी हम आज मैंने पढ़ाई की, सचमुच यह दृश्य बहुत अच्छा है,
बस करो, तुम बहुत झूठ बोलते हो, ठीक है। तो इन सारे शब्दों के बाद जो है वह अल्प विराम लगेगा, जैसे हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, वास्तव में मोहन एक अच्छा लड़का है। तो वास्तव में के बाद कॉमा, फिर मोहन एक अच्छा लड़का है, यह हम लिखेंगे। जैसे सचमुच, कितना मनोरम दृश्य है। तो आप खुद एक बार बोल करके देखें तो आपको पता चलेगा। जैसे हमने सचमुच बोला, उसके बाद हम रुकते ही रुकते हैं। आप खुद में एक बार प्रयास करके देखें, सचमुच, कितना मनोरम दृश्य है। आप इस भाव को आप लिखने में कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि आगे अल्प विराम का प्रयोग और कहाँ होता है। तो पुनरावृत्ति के बीच में होता है। पुनरावृत्ति क्या कहते हैं, जैसे भागो भागो शेर आया, ठीक है। या फिर हम जब किसी चीज़ को एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण देना होता है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसमें भी हम कॉमा लगाते चलते हैं। तो और तीसरा क्या है, कोई भी उदाहरण जो हम लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, तो उसके पहले महात्मा गांधी ने कहा था, तो ये इन्वर्टेड कॉमा जो शुरू हुई है उसके पहले ये कॉमा लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, तो कहा था के बाद हम रुकते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के साथ में इसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए अगर किसी उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके तुरंत पहले जो भी योजक हो यहाँ पे जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं अर्धविराम क्या होते हैं। अर्धविराम, अल्प विराम में हम थोड़ी देर के लिए, एकदम हल्की देर के लिए रुकते हैं, और पूर्ण विराम में हम बहुत ज़्यादा देर, वाक्य वहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अर्धविराम में क्या है कि अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, इस समय के लिए हम रुकते हैं। अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, यानी कि थोड़ी देर हम रुकते हैं, ठहरते हैं। जैसे उसने पढ़ाई की और थोड़ी देर बाद सो गई, तो उसमें हम इस तरीके के अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण में जैसे हम देते हैं कि विश्व में कई तरह की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रोमन आदि। तो यहाँ पे जैसे के बाद ये अर्धविराम का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं, एक शून्य ऊपर और उसके बाद नीचे एक कॉमा, उसे हम अर्धविराम कहते हैं। आगे हम देखते हैं उपविराम के बारे में। उपविराम किसी वस्तु या विषय के बारे में जहाँ बताया जाए वहाँ पे उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूची और सूचना के अर्थ में, नाटक के संवादों के अर्थ में, समय और स्थान के अर्थ में, और पुस्तक के जो शीर्षक होते हैं उनके शीर्षक के नाम के भी उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूची और सूचना में हम कैसे देखते हैं कि उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक आपके कार्य में लेखन की कितनी सामग्री आपको उपयोग में आएगी, उसका एक लिस्ट बना करके दें। तो आप ऐसे बनाएंगे कि लेखन की सामग्री में ये चीज़ें प्रयोग हुई, ठीक है। पढ़ाने के लिए हमें बोर्ड और चौक चाहिए, इस तरीके से आप, तो जब हम सूची बनाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। संवाद में 30, मान लीजिए नाटक का संवाद चल रहा हो, आपने कभी नाटक पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी पात्र के जब बोलते हैं तो उस पात्र के आगे इस तरीके का उपविराम प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जो भी पात्र ने जो भी संवाद कहा है उस संवाद को लिखा जाता है। तीसरा आता है स्थान के।
आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं संगोष्ठी हो रही है या कहीं कोई सभा होनी है, तो वहाँ पे सभा का स्थल दिया रहता है कि यहाँ यह कार्यक्रम जो है इस स्थान पे होगा। तो संगोष्ठी का स्थान दिया जाएगा और नाम के पहले ये उपविराम लगाया जाएगा और यहाँ पे दे दिया जाएगा कि गौतम सभागार में या लाल किला के मैदान में या फिर राज्यसभा के जो संगोष्ठी का सभागार है उसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे नाम दे दिया जाएगा, लेकिन नाम के पहले ये लिखा जाएगा संगोष्ठी स्थान है कौन सा है, उसके पहले ये उपविराम और उसके बाद संगोष्ठी स्थल का नाम। चौथा है, किसी पुस्तक या निबंध के शीर्षक में आपने देखा होगा जैसे कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, ये एक पुस्तक का नाम है। उसमें देखिए यहाँ पे उपविराम का प्रयोग हुआ है। तो आप ये विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भाषाई कौशल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आप लोग स्नातक के विद्यार्थी हो गए हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप लोगों को ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये पता ही होगा कि जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं, जैसे आप इसमें 5 का प्रयोग होते हैं, कहाँ, क्या, कौन, कब और कैसे। ठीक है, तो 5 क जहाँ पर भी आए वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं वह ऐसे इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। जैसे आपके अध्ययन का विषय क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। भारत देश की राजधानी का नाम क्या है, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक है, अब देखते हैं विस्मय बोधक चिन्ह क्या होते हैं। विस्मय होता है कि काफ़ी हर्ष हो गया या विस्मय मतलब आश्चर्य हो गया कि हम ये क्या बात है, या शोक, इन सारे भावों को विस्मय वाले भाव कहते हैं। तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ में जो है यह एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी, इस तरीके का चिन्ह लगता है जिसमें विस्मय बोधक शब्द हो। जैसे अरे, अरे के बाद देखिए विस्मय बोधक लगा और ये चिन्ह लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे जो भी विस्मय बोधक शब्द होंगे उसके साथ में यह चिन्ह लगेगा ही लगेगा, लेकिन अंत में ये पूर्ण विराम जरूर लगेगा। इसके साथ में पूर्ण विराम नहीं लगेगा, अंत में जरूर लगेगा। आहा कितने सुंदर फूल खिले हैं, छी यहाँ तो कूड़ा फैला है। इस तरीके के भाव जब हम बोलते हैं तो हम अपने भाव से तो दिखा देते हैं, लेकिन अगर लिखने में प्रयोग किया जाए तो हम इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे, तभी इसका समझ में आएगा कि हाँ यह विस्मयादि के लिए यह शब्द कहा गया है। नहीं तो ये अगर नहीं लगा रहेगा तो यह विस्मयादि शब्द नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। योजक चिन्ह, योजक कहते हैं 2 चीज़ों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए इसे हम साथ में लगाते हैं। योजक चिन्ह एक लाइन और ऐसे एक निर्देशक चिन्ह भी होते हैं। तो योजक चिन्ह जैसे छोटा हुआ, निर्देशक चिन्ह बड़े होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन योजक में क्या है कि जुड़ाव होता है। जैसे सा से सी जहाँ पे हो वहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। जैसे चंद्रमा सा, अगर हम चंद्रमा सा लिखेंगे तो इसमें
यहाँ पे यह योजक चिन्ह लगेगा ही लगेगा। दूसरा, जैसे हिरनी सी आंखें, तो हिरनी सी में यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी द्वित्व का प्रयोग करते हैं, चाहे वह एक दूसरे के विपरीत हो या साथ में हो, तभी भी हम द्वित्व योजक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम माता पिता लिखते हैं, माता पिता, तो यहाँ पे यह योजक चिन्ह लगेगा। जहाँ पे और का मतलब भाव आए लेकिन हम और बोल नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे योजक चिन्ह का हम प्रयोग करके काम चलाते हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, जीवन मरण, अपयश और यश। उसके बाद अगर दो शब्द एक ही साथ में शब्द युग्म है, उसके साथ भी योजक चिन्ह लगेगा। जैसे हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते। चौथा है कि जब हम किसी चीज़ों को की गणना करते हैं कि यह जो है 1/3 भाग है, यह 1/4 भाग है, तो 1 और तिहाई के बीच में योजक चिन्ह हम लगाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये योजक चिन्ह है। अब है निर्देशक चिन्ह, जिसके बारे में मैंने योजक चिन्ह के साथ में बताया था कि योजक चिन्ह जो होते हैं वो छोटे होंगे और निर्देशक चिन्ह जो होंगे वो बड़े होंगे। तो निर्देशक चिन्ह कहाँ लगते हैं? अगर मान लीजिए आप कोई निबंध लिख रहे हैं, आज अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, तो उसके ऊपर मान लीजिए कि गांधी जयंती के ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा क्या क्या है, अगर वो आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे गांधी जी ने कहा था। तो ये जो बीच में लगा है ना, ये निर्देशक चिन्ह होता है, निर्देशित करता है कि इन्होंने ये चीज़ कही थी। और जब भी हम किसी के भी बोलने को समान रूप से जो उन्होंने कहा था सेम टू सेम अगर वैसा लिख रहे हैं, तो हम उसे इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। विवरण चिन्ह में जैसा कि आपको पता है कि किसी भी विषय का हम विवरण देते हैं, जैसे सूचना हो गया या निर्देश देना हो गया। विवरण में हमें बताना होता है कि इसके बाद इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इसमें हम ये पुत्रों के नाम का विवरण दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और मान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो कितने भेद क्रिया के? भेद 2 भेद हैं, ठीक है। तो हैं के बाद में हम यह विवरण चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हम लिख देंगे। यह जो है विवरण देने के पूर्व यह चिन्ह लगाया जाता है। आप ये चिन्ह हर जगह नहीं लगाएंगे, यह विवरण देने के साथ में लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। आप कैसे बताएंगे कि कोई शब्द या कोई वाक्य जो है वह उसे विशिष्ट रूप में दर्शाना है, तो उसके लिए अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह को हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, जो ऐसे ऐसे और इधर से ऐसे ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे देख, इकहरा चिन्ह में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो सिर्फ विषय के लिए या किसी एक शब्द के लिए बताया जाए, उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे। लेकिन अगर किसी के व्याख्यान के लिए कि किसी ने ये लाइन कही है, तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, किसी के कहे को ज्यों का त्यों लिखना जो है वह इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, उद्धरण चिन्ह में आएगा। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए आवश्यक है। ये अब सब कह रहे हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने ये बहुत पहले कह दिया था। तो इसलिए अगर हम भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ में अगर हम ये चीज़ें दे रहे हैं, तो हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होगा।
और अगर हम किसी किसी वस्तु के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में उसका नाम दे रहे हैं तो वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, तो रामचरितमानस को हमने मुख्य रूप से दिखाना है, इसलिए रामचरितमानस को हमने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें रामचरितमानस को नहीं विशिष्ट रूप में दिखाना है, तुलसीदास को विशिष्ट रूप में दिखाना है, तो हम तुलसीदास के ऊपर लिखा देंगे। या अगर विश्व प्रसिद्ध पे दिखाना है इन्वर्टेड कॉमा तो विशिष्ट रूप से ये आ जाएगा। अगर हमें जिस भी शब्द को विशिष्ट रूप से दर्शाना हो उसके ऊपर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अब आते हैं कोष्टक। कोष्टक में आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर थोड़ी विस्तृत जानकारी देना है या उसी के बारे में अलग से कुछ लिखना है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय त्यौहार में स्वतंत्रता दिवस भी आता है और गणतंत्र दिवस भी आता है, तो अगर हमें इसे मुख्य रूप से दर्शाना है तो इसे हम कोष्टक में लिखते हैं। अब देखते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होते हैं। संक्षेप सूचक चिन्ह को हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हमें अगर इतना नहीं लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे, म पे ऐसे, प पे ऐसे। तो ये लघु रूप कर देता है, किसी भी शब्द का यह लघु रूप कर देता है। अब जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं तो हर किसी में डॉक्टर पूरा शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं, पंडित को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अंत में देखते हैं हम कि लोप चिन्ह क्या होते हैं। मान लीजिए कि आप कोई निबंध लिख रहे हैं और उसमें कोई व्याख्या देनी है, किसी मान लीजिए गांधी जी की देनी है या पंडित नेहरू की देनी है या फिर भीमराव अंबेडकर की देनी है, जो व्याख्या की बहुत लंबी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उसमें पहली लाइन लिखते हैं, बीच में लोप चिन्ह लगा देते हैं और अंत में जिस भी वाक्य से उनका अंत हुआ है उसके कुछ पंक्तियां हम लगा देते हैं। जैसे कबीर का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब मान लीजिए कि मुझे यह पूरा नहीं लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, काल करे सो आज कर, उसके बाद मैंने यह लोप चिन्ह लगा दिया है, उसके बाद लिखा है बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब यह पूरा ही होता है। यह लोप चिन्ह का मतलब हो गया कि यह पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इतना कल करे सो आज कर लगा दिया और उसके बाद पूरे के पूरे में लोप चिन्ह दे दिया, याद नहीं है तो नहीं। आपको ये और अंत का याद रखना होगा। बीच में लोप चिन्ह आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा लोप चिन्ह ही लगा दें, बस एक दो वर्ड आगे, दो शब्द आगे के आप लिख दें, ऐसा आपने नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः